आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस या लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन या सिंपली लीनियर कॉन्ग्रुएंस, जैसे मर्जी बोल लिया करेंगे, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, इसके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हमने कैसे फाइंड करने हैं। उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, द लीनियर कॉन्ग्रुएंस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। मैंने लिखा नहीं है कि एम ए को डिवाइड नहीं करता, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने लीनियर का वर्ड बोल दिया हुआ है कि इसकी डिग्री 1 है, तो लाजमन एम ने ए को डिवाइड नहीं करना, राइट जी। है सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी द जीसीडी ऑफ ए एंड एम, यानी ए का और एम का जीसीडी डिवाइड करे किसको, बी को, राइट साइड वाले नंबर को। तो अगर ए और एम का जीसीडी जिसको नाम देंगे डी, उसने बी को डिवाइड किया तो इसका सॉल्यूशन होगा, और अगर उसने बी को डिवाइड ना किया तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, राइट जी। अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो एक्स नॉट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर तो एक्स नॉट एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कोई एक सॉल्यूशन आपको मिल जाता है किसी तरीके से, जैसे कि डायफंटाइन इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन निकालने के लिए आप किसी भी तरीके से पहले एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते थे, राइट जी, बिल्कुल ऐसे ही। अगर तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और एक्स नॉट पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, किसका, इसका नहीं, किसका, इसका, ये क्या है, थ्रू आउट हमने डी से डिवाइड कर दिया। हम डी से डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट, क्यों, क्योंकि डी ए और एम का जीसीडी है, तो डी ने ए और एम दोनों को तो डिवाइड करना ही करना है। अब सॉल्यूशन अगर निकलता है तो जाहिर है डी ने बी को भी डिवाइड करना है, तो मतलब ये है कि डी थ्रू आउट डिवाइड किया जा सकता है ना। तो हमने ए के साथ, बी के साथ और एम के साथ डिवाइड कर दिया डी को। ऑफ कोर्स हम ये साबित करेंगे असल में कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस दोनों सेम है। मतलब ये कि जो इसका सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन है, और जो इसका सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, बात ये है कि अगर इन दोनों के सॉल्यूशन सेम है, निकालने सॉल्यूशन इसके हैं, तो हम इनके क्यों निकाल रहे हैं, मतलब इसके सॉल्यूशंस क्यों निकाल रहे हैं। ये बात तो मैंने बता दी कि दोनों के सॉल्यूशन सेम है, इसके निकाल लो, इसके निकाल लो, बात एक ही है। लेकिन फिर भी जब निकालने इसके हैं तो डायरेक्ट इसके निकालते, इसके क्यों निकालने हैं सर, इसलिए कि डी से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। तो इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे जो कि इजी होंगे, इसके निकलाएंगे एग्जैक्टली वही सॉल्यूशंस इसके होंगे। तो एक्स नॉट अगर इसका एक सॉल्यूशन है तो फिर बाकी तमाम सॉल्यूशंस इसके या इसके क्या होंगे, कैसे निकाल सकते हैं एक्स नॉट की मदद से, एक्स नॉट प्लस एम ओवर डी, एम को डी पे डिवाइड करके टी से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। टी क्या वाला, टी 0 से लेकर डी -1 तक ये इंटीजर्स हैं, राइट जी। तो इसको यूटिलाइज तो करेंगे थ्योरम को, लेकिन प्रूव करना है पहले। प्रूव करने से पहले हमें डायफंटाइन इक्वेशन की तरफ दोबारा जाना है। डायफंटाइन इक्वेशन हमने काफ़ी देर पहले पढ़ ली हुई थी। डायफंटाइन इक्वेशन आपको याद होगा कि ए बी सी अगर इंटीजर्स हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी डायफंटाइन इक्वेशन है। हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे ओनली इन द इंटीजर्स, यानी एक्स और वाई तलाश करने हैं इंटीजर्स में से। तो याद कर लें कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस डायफंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन थी, कुछ याद कर लें, डी जो कि जीसीडी है किसका, ए और बी का, वो डिवाइड करे किसको, राइट साइड वाले नंबर को, सी को। आ गया याद। अगर ए और बी का जीसीडी, जिसे डी का नाम दिया, अच्छा डी का नाम दिया, यहाँ मैं डी की बजाय D1 का नाम कर देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मैं डी यहाँ पर भी नाम दे चुका हूँ। ये डी और वो डी अलग अलग हैं। ये डी जीसीडी है ए और एम का, वो जीसीडी है ए और बी का, है ना। तो फ़र्क हो नहीं पड़ता अगर आप D1 नाम ना भी दें, इवन देन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये डी वो डी सेम नहीं है। तो डी ए और बी का जीसीडी है, सी को डिवाइड करेगा तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और अगर इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो डी सी को डिवाइड करेगा, ये पढ़ लिया था। और अगर एक्स नॉट वाई नॉट एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है तो फिर इस एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मदद से हमने जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालने थे वो भी याद कर लीजिए। कैसे निकालने थे सर, x था बराबर किसके, x नॉट प्लस जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b ओवर डी टी, y निकालना था y नॉट माइनस b ओवर डी टी, आ गया याद।
टी आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी इंटीजर था, यानी कोई भी इंटीजर पुट करके आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते थे। तो एक्चुअली अगर एक सॉल्यूशन निकलता था तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलते थे, जितने इंटीजर्स होते हैं उतने ही सॉल्यूशन निकल आते हैं। ठीक है जी, तो हर इंटीजर आप इसमें पुट कर करके मुख्तलिफ डाइफरेंट इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल लिया करते थे। ये सारा काम हमने पढ़ लिया हुआ है। डेफिनेटली ये मैंने लिखा इसलिए कि आज जो हम ये थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं इसमें सरासर इसी का इस्तेमाल है। राइट जी, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को जी। तो सर प्रूफ की जानब बढ़ते हैं। प्रूफ के हम बनाएंगे 3 पार्ट्स। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस शो करेंगे कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम का सॉल्यूशन निकलेगा इफ एंड ओनली इफ डी दैट इज द जीसीडी ऑफ ए एंड एम डिवाइड्स बी। राइट जी जी, तो सर पहले पार्ट में हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि D क्या है सर। D इज द जीसीडी ऑफ A एंड M। राइट जी, तो सर इफ D डिवाइड्स B, अगर D ने B को डिवाइड किया, D क्या है A और M का जीसीडी, देन द डाइफरेंटाइन इक्वेशन कौन सी डाइफरेंटाइन इक्वेशन, x के साथ कोई नंबर लगाना है प्लस y के साथ मैंने कोई नंबर लगाना है इक्वल टू कोई नंबर है हैज सॉल्यूशन से x नॉट y नॉट जी। और डेफिनेटली जो x नॉट y नॉट है ये दोनों इंटीजर्स हैं। राइट जी, तो ये डाइफरेंटाइन इक्वेशन कैसे बननी है, यहां पर आ जाए। ये जो हमने प्रूफ किया हुआ था, D इक्वल टू ए बी का जीसीडी, ये C को डिवाइड करे तो ये डाइफरेंटाइन इक्वेशन सॉल्यूशन रखती है। ये कैसे बनानी है, A ये वाला B इधर और ये C राइट साइड पर, है ना सर। तो बिल्कुल यहां पर आ जाए। यहां पर D B को डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड पर तो आ गया B, है ना। D जीसीडी किसका है, A और M का, तो सर x के साथ आ गया a और y के साथ आ गया m। तो ये डाइफरेंटाइन इक्वेशन बनी और इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यकीनन इंटीजर्स होंगे x नॉट y नॉट, हमने लेट कर लिया। लीजिए सर, अगर x नॉट y नॉट जो इंटीजर्स हैं इस डाइफरेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो क्या होगा भाई, x की जगह पुट कर देंगे x नॉट प्लस m, y की जगह y नॉट पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई रहेगी, है ना। सेटिस्फाई रहेगी ना सर, बिल्कुल। तो अब हम इसी इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं किसमें, मॉडुलो m में। तो सर m जो कि m को डिवाइड करता है तो इस m की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी मैं इसी को रिड्यूस करने जा रहा हूं मॉडुलो m में, m की जगह 0 आ जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंट टू b आ जाएगा और मॉडुलो m आ जाएगा, है ना सर। 0 क्यों आ गया, क्योंकि m जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है, लिहाजा m कॉन्ग्रुएंट टू 0 है मॉडुलो m। राइट सर, तो ये क्या बन गया सर, a x नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। सर इसका क्या मतलब है, वो जो इंटीजर्स थे दो x नॉट और y नॉट, वो दोनों इसके इस डाइफरेंटाइन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस थे, है ना। जिनमें से एक इंटीजर x नॉट, वही वाला इंटीजर x नॉट y नॉट नोट में से x नॉट वाला जो इंटीजर है वो अब सॉल्यूशन बन चुका है किसका, इस लीनियर पॉलिनोमियल कांग्रेस का, है ना सर। क्योंकि इसने इसी को देखें सेटिस्फाई कर दिया, तो मतलब लिख दें यहां पर कि x नॉट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। यानी कि साबित हो गया कि इस कांग्रेस इक्वेशन का जो लीनियर कांग्रेस थी उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लिहाजा अगर a और m का जीसीडी जो कि d है उसने b को डिवाइड कर दिया तो इस लीनियर कांग्रेस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब उल्टा काम करना है, ठीक है जी। ये हमने प्रूव किया था, ये वाला न्यूक्लियन। अब हम ये साइड प्रूव करेंगे और इसमें हमने क्या सपोज करना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेट x नॉट बी द solution of ax is congruent to b modulo m।
तो जाहिर है सर क्या होगा, एक्स नॉट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सर ए एक्स नॉट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम। भैया होगा क्या, जाहिर सी बात है, 2 नंबर कॉन्ग्रुएंट है मॉडलो एम में, तो मतलब ये कि एम ने डिवाइड करना है किसको, इन दोनों के डिफरेंस को, है ना सर। तो इसका क्या मतलब होगा कि ए एक्स नॉट माइनस बी विल बी इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ एम विद सम अदर इंटीजर्स लाइक टी फॉर सम टी बिलोंग्स टू जेड। सर इसका क्या मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स नॉट प्लस जी माइनस टी टाइम एम इक्वल टू बी, राइट जी। तो इसको देखें तो एक्स नॉट और माइनस टी, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एम ऐसे लिख लें और यहाँ पर माइनस टी कर दें, तो साफ नज़र आ रहा है कि एक इंटीजर एक्स नॉट और दूसरा इंटीजर माइनस टी, ये किसी डाइफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन है। किस डाइफरेंटाइन इक्वेशन का, ए एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू बी, है ना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स नॉट कोमा माइनस टी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड इज अ solution of the Diophantine equation, कौन सी जी, ए एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू बी। और हम ये बात जानते हैं कि किसी डायफोंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन तभी निकलेगा जब ए और एम का जीसीडी राइट साइड वाले नंबर को यानी कि बी को डिवाइड करे अकॉर्डिंग टू दिस, है ना सर। तो यहां पर ए और एम का जो जीसीडी है वो डी था, तो हमने साबित कर लिया कि डी जो कि दरअसल है क्या, इट इज द जीसीडी ऑफ ए एंड एम, इट डिवाइड्स बी। तो साबित हो गया कि अगर ए और एम का जीसीडी जो कि डी है उसने बी को डिवाइड कर दिया तो लीनियर कांग्रेस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर लीनियर कांग्रेस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर लाजमी तौर पर डी, वही डी जो कि ए और एम का जीसीडी है, उसने बी को डिवाइड करना ही है जी। तो सर थ्योरम की स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि सॉल्यूशन हमें निकालने इसके हैं, लेकिन निकालेंगे इसके क्यों, क्योंकि इसके सॉल्यूशन निकालना निस्बतन आसान है। क्यों, क्योंकि हमने डी को डिवाइड किया हुआ है। क्यों, क्योंकि डिवाइड करके ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएगी, कैलकुलेशंस में आसानी होगी, है ना सर। तो इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि यार जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो दरअसल इसके सॉल्यूशंस हैं, और जिसके सॉल्यूशंस हैं वो इसके सॉल्यूशंस, यानी दोनों के सॉल्यूशंस सेम है ना जी। तो थ्योरम के सेकंड पार्ट में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस दरअसल सेम है, राइट जी। तो उसके लिए देखें, एक्स नॉट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। क्या लिखा मैंने कि एक्स नॉट इसका सॉल्यूशन है। सर जाहिर है अब इसका सॉल्यूशन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। मैं इफ के साथ नहीं लिख रहा हूं, इंप्लाइज के साथ नहीं लिख रहा हूं, डबल इंप्लीकेशन लगा रहा हूं, क्योंकि अगर एक्स नॉट इसका सॉल्यूशन है तो फिर एक्स नॉट ने इसको सेटिस्फाई करना है, और अगर एक्स नॉट इसको सेटिस्फाई करता है तो फिर एक्स नॉट इसका सॉल्यूशन है, यानी इफ एंड ओनली इफ के साथ है बात ये, राइट जी। तो फर्दर देखें, इफ एंड ओनली इफ अगर ए एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है तो जाहिर है कि एम ने डिवाइड करना है ए एक्स माइनस बी को, है ना सर, बिल्कुल। इफ एंड ओनली इफ अगर एम ने इसको डिवाइड करना है तो फिर ए एक्स माइनस बी विल बी इक्वल टू एम टी वन, जहां पर टी वन क्या है सर, टी वन कोई इंटीजर है ना सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो सर अब देखें, बात कुछ यूं ही है कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इंटीजर्स हैं, लेफ्ट साइड पर भी इंटीजर है, राइट साइड पर भी इंटीजर है। नंबर 3 में काम कर रहे हैं भैया, मैं किसी इक्वेशन को किसी इंटीजर से डिवाइड कर सकता हूं अगर तो मेरे पास कोई गारंटी हो कि इंटीजर से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन के दोनों तरफ इंटीजर ही रहे। यानी आम हालात में क्या करते हैं हम, आम हालात में जैसे कि लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 5, तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5/2 विल बी इक्वल टू 5/2, नो प्रॉब्लम। लेकिन नंबर 3 में रहते हुए मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि हमने इंटीजर्स की इक्वेशन के बाद रहना भी इंटीजर्स में ही होता है ना जी। तो हमें उस नंबर से डिवाइड करना पड़ता है
जो नंबर डिवाइड करने के बाद हमें कंफर्म हो कि इंटीजर्स दे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, राइट जी। तो यहां पर देखें डी इसको डिवाइड करेगा सर, यस बिल्कुल करेगा, क्योंकि डी जीसीडी है इसका किसके साथ, एम के साथ, है ना सर। डी क्या था, ए का एम के साथ जीसीडी, तो डी ने ए को तो डिवाइड करना ही करना है ना सर। डी ने एम को डिवाइड तो करना ही करना है ना सर। डी ने बी को भी डिवाइड करना ही करना है। वजह, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इस लीनियर कांग्रेस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन, तो डी जो कि ए और एम का जीसीडी है उसने बी को डिवाइड करना ही करना है ना सर। तो लिहाजा हम डी से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा सर, ए ओवर डी एक्स नॉट माइनस बी ओवर डी इज इक्वल टू एम ओवर डी टी वन। चूंकि यहां पर डी ए और एम का जीसीडी है, ये बी को डिवाइड करता है क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और डी ए और एम इन दोनों को तो डिवाइड इसने करना ही करना, राइट जी। तो ये चीज बन गई हमारे पास। लो जी, अब अगर हमारे पास ये चीज बन गई है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, क्या मतलब होगा सर, इसका मतलब होगा कि m ओवर d डिवाइड कर रहा है किसको सर, a ओवर डी एक्स नॉट माइनस बी ओवर डी को, राइट सर। तो सर इसका मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली के साथ ये बन जाएगा सर a ओवर डी एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b ओवर डी मॉडलो m ओवर d, है ना सर। तो x नॉट जो कि सॉल्यूशन था इस कांग्रेस इक्वेशन का, अब x नॉट वही नंबर सॉल्यूशन होगा किसका, किस कांग्रेस इक्वेशन का सर, x नॉट इज अ सॉल्यूशन ऑफ किस कांग्रेस इक्वेशन का सर, a ओवर डी x इज कॉन्ग्रुएंट टू b ओवर डी मॉडलो m ओवर d। तो चूंकि जब हम बात इफ एंड ओनली इफ के साथ कर रहे हैं तो x नॉट अगर इसका सॉल्यूशन था तो वो इसका हो गया, और अगर x नॉट इसका सॉल्यूशन है तो वो फिर किसका सॉल्यूशन हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा। यानी साबित हो गया कि इन दोनों कांग्रेस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस दरअसल सेम है। तो अगर आपने सॉल्यूशंस इसके निकालने हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सॉल्यूशंस निकालें इसके। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस निकालना ईजी है। ईजी क्यों है वो भी बता चुका हूं, क्योंकि डी पे डिवाइड करके आपकी कैलकुलेशंस आसान होने वाली, राइट जी। मॉडलू भी छोटा होने वाला है, जहां पर m मॉडलू था नंबर 0 से लेकर m-1 तक चेक करने थे, है ना सर। अब नंबर क्या है वाला, m ओवर d है ना, m ओवर d है, तो अब आपको नंबर 0 से लेकर m ओवर d-1 तक चेक करने पड़ेंगे, ठीक है जी। टोटल जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे उनकी तादाद भी कम होगी, कैलकुलेशन भी छोटी होगी, तो फ़ायदा हो गया आपको। तो आखिरी जो थ्योरम का पार्ट है वो हमने प्रूव करना है कि अगर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है x नॉट, तो फिर बाकी के सॉल्यूशंस हमने कैसे निकालने हैं सर। x नॉट जो सॉल्यूशन है वो किसका निकालना है, वो इसका निकालना है, इस कांग्रेस इक्वेशन का, राइट जी। तो उसकी मदद से हमने साबित करना है कि जो बाकी सॉल्यूशंस हैं इसके या इसके, है ना, वो कौन से हैं जी, वो ऐसे निकाले जा सकते हैं, x नॉट प्लस m ओवर डी इंटू टी, जहाँ पर t क्या है सर 0 से लेकर d-1 तक। अब यहाँ पर बात आ गई है d-1, जबकि होना क्या चाहिए था m-1, लेकिन यहाँ पर आ गया d-1, यानी काम हमारा शॉर्ट हो गया। आइए देखते हैं इसको प्रूफ हम कैसे कर पाते जी। तो सर थ्योरम के तीसरे पार्ट में हमने क्या सपोज करना है, सपोज करना है कि x नॉट एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है किसका सर, इस लीनियर कांग्रेस इक्वेशन का, और हमने साबित करना है कि जो इस इक्वेशन के बाकी के जो सॉल्यूशंस हैं वो कौन से सर, वो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं, राइट जी। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो डेफिनेटली इसका भी सॉल्यूशन है, ये बात हम प्रूव कर चुके होंगे। तो हम चलेंगे जी x नॉट अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है किसका सर, इसका, और डेफिनेटली वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तभी हम लेट कर पाएंगे जब हमें पता हो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि जब d जो कि जीसीडी है a और m का वो डिवाइड करता है b को, है ना जी। d इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ a एंड m, ये डिवाइड करता है b को, एंड लेट करते हैं जी, लेट x नॉट बिलोंग्स टू z इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है सर, a
over dx is congruent to b over d मॉडुलो m over d, इसका सोल्यूशन है। राइट जी। तो हमने क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है सर? प्रूव ये करना है कि जो बाकी के सॉल्यूशंस हैं वो कैसे निकाले जा सकते हैं, ऐसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है जी। और ये बात हम प्रूव कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि हम ये एक्सप्रेशन बनाएंगे कि बाकी के सॉल्यूशंस ऐसे निकल सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या करेंगे जी? जाहिर है जी एक्स नॉट अगर इसका सॉल्यूशन है तो एक्स नॉट इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले कहा था। तो मतलब ये होगा कि a ओवर डी एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू b ओवर डी मॉडुलो m ओवर d। और वेरी सिंपल, जैसे पहले करते थे सर, क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा m ओवर d डिवाइड करता है किसको सर? a ओवर डी एक्स नॉट माइनस b ओवर d को। तो मतलब क्या होगा सर जी? तो सर m ओवर d अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि a ओवर डी एक्स नॉट माइनस b ओवर d विल बी इक्वल टू m ओवर d टाइम्स सम इंटीजर लाइक t1 या t नॉट, चूंकि यहाँ x नॉट है तो उधर भी मैंने t नॉट कर दिया। ठीक है जी। फॉर सम t नॉट बिलोंग्स टू z, यहाँ पर t नॉट कोई इंटीजर है। तो भाई साहब x नॉट भी इंटीजर है और t नॉट भी इंटीजर है। तो अब d से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। ये बन जाएगा a एक्स नॉट माइनस b इज इक्वल टू m t नॉट। राइट सर? सर आप इसको उधर ले आए, क्या बन जाएगा? a एक्स नॉट, और जब आप इसको इधर लेके आएंगे प्लस m टाइम माइनस टी नॉट। राइट सर? और इधर आ जाएगा b। तो जैसा कि हमने पहले कहा था बिल्कुल वैसे ही यहां पर देखें एक्स नॉट माइनस टी नॉट बिलोंग्स टू z क्रॉस z। एक सॉल्यूशन आ गया सर। किसका सॉल्यूशन आ गया? डाइफेंडाइन इक्वेशन a एक्स प्लस m y इक्वल टू b। लिख दें एक्स नॉट कॉमा माइनस टी नॉट बिलोंग्स टू z क्रॉस z इज अ solution of Diophantine equation ax plus my इक्वल टू b। जी जनाब। तो अगर x नॉट कोमा माइनस टी नॉट इस डाइफेंटाइन इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो फिर इस डाइफेंटाइन इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस निकलेंगे बाकी के सारे वो कैसे निकाले जा सकते हैं? वो ऐसे निकाले जा सकते हैं। राइट सर? तो x निकालना है मैंने अगर, तो x नॉट प्लस b ओवर d, लेकिन यहां पर b की जगह क्या होगा? m ओवर d, d जी सी डी a और m का है ना सर? तो m पे d को डिवाइड करके मैं t लगा दूंगा सर। t को क्या होगा? कोई इंटीजर होगा। और y निकालना है तो y मैं इस तरीके से निकालूंगा, लेकिन यहां पर मैं इंटरेस्टेड y में हूं ही नहीं, मैं यहां पर इंटरेस्टेड सिर्फ x में हूं। रीजन क्या है बोला? क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल चलता आ रहा है वो x है। डेफिनेटली डाइफेंटाइन इक्वेशन की मदद से मैं x और y दोनों सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पर क्या निकालना है? सिर्फ x निकालना है। तो इसको यूज करते हुए मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, बस b की जगह क्या आ जाना सर? m आ जाना है, m ओवर d। और ये कि वहां पर d जी सी डी है a और b का, यहां पर d जी सी डी है a और m का। साथ में क्या लिख दूंगा? t, वेयर t बिलोंग्स टू z इज द जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा इसका सॉल्यूशन है तो इसका सॉल्यूशन है। बात ये कि ये हम प्रूव कर चुके हुए, तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट a x इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो। जी तो सर यहां पर t बिलोंग्स टू z है, हम कोई से भी इंटीजर्स यहां पर पुट कर सकते हैं। एक्चुअली कितने यहां पर सॉल्यूशन निकलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी, लेकिन यहां पर हम मॉडुलो m में काम कर रहे हैं। आम डाइफेंटाइन इक्वेशन जो थी उसमें मॉडुलो नहीं था होता, यहां मॉडुलो है, यहां m मॉडुलो है। जब मॉडुलो में काम कर रहे हैं तो हमारे पास वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो आए हैं उनमें से बहुत सारे इनफैक्ट क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैंने ये देखना है कि वो कौन से सॉल्यूशन जो कि कॉन्ग्रुएंट
नहीं है, क्योंकि मैंने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस तलाश करने हैं, राइट जी। तो देखिए जैसा कि हमने प्रूव करना है, ये इक्वेशन वैसी तो बन गई कि जो जनरल सॉल्यूशन है वो एक्स नॉट प्लस एम ओवर डी टी है, जैसा कि यहाँ पर आ गया जो हमने प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पर टी मैंने कौन से इंटीजर्स पुट करने हैं, सिर्फ 0 से लेकर d-1 तक, है ना सर। जबकि यहाँ पर अभी तक मैंने ये प्रूव किया है कि टी कोई सा भी इंटीजर पुट करोगे यहाँ पर से सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ऑफ कोर्स सॉल्यूशंस आ जाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, मैंने उनमें से निकालने हैं सिर्फ और सिर्फ इनकॉन्ग्रुएंट। तो मैं अब क्या करूँगा, दो सॉल्यूशंस को कॉन्ग्रुएंट रख के देखूँगा कि आखिर मेरे पास टी क्या निकलता है, राइट जी। तो लेट करेंगे सर, let x1 and x2 be two congruent solutions modulo m, that is x1 congruent होगा x2 के मॉडुलो m में। जाहिर सर x1 भी इसी का सॉल्यूशन है, x2 भी इसी का सॉल्यूशन है, तो x1 और x2 दोनों इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई t1 और t2 दो इंटीजर्स मिलेंगे जिनको मैं इसमें पुट करके एक x1 निकालूंगा और दूसरा x2 निकालूंगा, है ना सर। तो x1 क्या होगा जनाब, x नॉट प्लस m ओवर डी t1 दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट प्लस m ओवर डी t2, दिस विल बी इन मॉडुलो m, और यहां लिख दूंगा मैं फॉर सम t1 t2 बिलोंग्स टू z। तो सर मैंने कह दिया कि दो t1 t2 z से मिले, एक t1 को इसमें पुट करके यानी इसी में पुट करके मेरे को x1 मिला, दूसरे t2 को पुट करके मुझे x2 मिला, क्योंकि दोनों इसके सॉल्यूशंस थे, दोनों कॉन्ग्रुएंट रख दिए मैंने, और देखना है कि t1 t2 क्या निकलते हैं, राइट जी। लीजिए जनाब, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x नॉट जो है वो x नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा m ओवर डी t1 इज इक्वल टू m ओवर डी t2, ये मेरे पास एक कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन बन जाएगी, m ओवर डी t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू m ओवर डी t2, और यहाँ पर है मॉडुलो m, राइट सर। और जैसे मैंने x नॉट को काट दिया है, एडिशन में आ रहा था, ऐसे मैं m ओवर d को डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन ठहरिए, ज़रा याद कीजिए कि आपने कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में अगर किसी इंटीजर से डिवाइड करना है थ्रू आउट, तो आपको दो बातों का ख्याल करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि उस इंटीजर से डिवाइड करके आपके पास इक्वेशन में बाद में भी इंटीजर और इंटीजर ही रहे लेफ्ट और राइट साइड्स पर, और दूसरी बात ये है कि जब जिस इंटीजर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस इंटीजर का जीसीडी मॉडुलस के साथ लेंगे तो उसको मॉडुलस पे डिवाइड भी करेंगे। ये आपने भूलना नहीं है, ये एक स्पेशल थ्योरम था, जब हमने किया तो मैंने बता दिया था कि यहाँ पर हम अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, वो मिस्टेक हमने नहीं करनी है। मैं अगर किसी नंबर से डिवाइड करने जा रहा हूँ थ्रू आउट, तो देखिए m ओवर डी इधर भी जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन डिवाइड करने के बाद मैं क्या करूँगा सर, मैं करूँगा ये कि मैं जो मेरा मॉडुलो है मैं उस पर भी डिवाइड करूँगा उसी के साथ जीसीडी किसका, जिससे मैंने डिवाइड किया, m ओवर डी के साथ, राइट जी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको लिखवा देता हूँ जी। था क्या कि अगर AC कॉन्ग्रुएंट था BC के मॉडुलो M में, C से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ, A कॉन्ग्रुएंट टू B हो जाएगा, मॉडुलो यहाँ पर M ओवर क्या आ जाएगा, M ही का GCD किसके साथ, जिससे मैंने डिवाइड किया यानी C के साथ, ठीक है जी। तो वही काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये काम करता हूँ तो आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाएगा सर, ये m ओवर d है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या चल रही थी, d जो था ये जीसीडी था किसका, a का और m का, राइट सर। d a और m का जीसीडी था, तो इस d ने a और m दोनों को डिवाइड तो करना ही था, है ना। तो d ने a को भी डिवाइड करना था और d ने m को भी डिवाइड करना था, सर करना था ना। तो जाहिर है फिर m को हम लिख सकते हैं कोई इंटीजर लाइक x स्टार टाइम d, लिखा जा सकता है ना सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं m ओवर d निकालूंगा तो क्या निकलेगा सर, x नॉट, और अगर मैं m ओवर x नॉट निकालूंगा सर तो वो क्या निकलेगा, d निकलेगा।
है ना सर। तो यहां पर आ जाते हैं, एम ओवर डी को अगर मैं लिखता हूं एक्स नॉट, तो यहां पर एक्स नॉट और एम का जीसीडी है। किसका जीसीडी है? एक्स नॉट और एम का जीसीडी। एक्स नॉट क्या है? ये है, यानी कि अगर डी डिवाइड कर रहा है एम को तो एक्स स्टार भी एम को डिवाइड कर रहा है, और एम ओवर डी को देखें तो वो एक्स स्टार ही है, और अगर एक्स स्टार एम को डिवाइड कर रहा है तो भाई साहब एक्स स्टार और एम का जो जीसीडी होगा वो क्या होगा? एक्स स्टार ही होगा, है ना सर, यानी कि एम ओवर डी होगा। दिस इंप्लाइज दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 मॉडुलो M ओवर D। राइट सर, नहीं समझ आया? मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। सर देखिए हुआ क्या, सर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डी एम को डिवाइड करा है, लिख दिया, तो m बराबर होगा कोई इंटीजर x स्टार टाइम d। तो डी एम को डिवाइड कर रहा है तो x स्टार भी तो m को डिवाइड कर रहा है ना, जबकि x स्टार बराबर किसकी है? m ओवर d के। m ओवर d की जगह समझ लें x स्टार है और वो भी m को डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों का जीसीडी क्या होता है बोला? डिवाइजर वाला, है ना सर। तो m ओवर d अगर m को डिवाइड कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये कि m ओवर d और m का जीसीडी क्या होगा? m ओवर d होगा। मैंने यहाँ पर m ओवर d लिख दिया, राइट जी। तो अब देखें फर्दर कि m से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 ओवर d ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 मॉडुलो d आ जाएगा। अब हुआ क्या, हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे इंटीजर्स थे जो कि एज अ सोल्यूशंस यहाँ पर आ गए, लेकिन चूंकि मॉडुलो में काम कर रहे हैं तो उनमें से बहुत सारे सोल्यूशन जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। हमें चाहिए इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस, हमें चाहिए कौन से वाले सोल्यूशंस? इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस। तो मैंने अगर दो सोल्यूशंस x1 और x2 को बराबर किया, बराबर करने से बाद कॉन्ग्रुएंट किया मॉडुलो m में, तो फिर वहां से देखा कि जिन इंटीजर्स T1 और T2 को यूज करके ये x1 और x2 बन रहे थे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए मॉडुलो d। तो अगर दो इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट हैं मॉडुलो d में, तो फिर उनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? मैंने क्या साबित किया कि जो इंटीजर्स आपने यहाँ पुट करने हैं, ठीक है जी, तो वो अगर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो d होंगे तो उनको पुट करके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो क्या होंगे बोला? वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो m, है ना सर। तो हमने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हासिल करने के लिए जो t पुट करना है यहाँ पर, फिर वो वाले पुट कर लेंगे जो कि डिस्टिंक्ट है मॉडुलो d, और डिस्टिंक्ट मॉडुलो d जो इंटीजर्स हैं वो हमें पता है वो कौन से हैं? वो 0 से लेकर d-1 तक है। तो बस हमने प्रूव कर डाला, हेंस आपका जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया? एक्स नॉट प्लस m ओवर d, यहाँ पर t, जहाँ पर आपने t अब हर इंटीजर नहीं पुट करना, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हासिल करने के लिए 0, 1, 2 अप टू सोन d-1 तक आपने सिर्फ ये वाले इंटीजर्स पुट करने।